दोस्तों, अगर आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे कंप्लीट पेपर को लास्ट तक ज़रूर देखना। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित इसमें कुल 50 क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, ये पेपर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। इसमें ट्रेड थ्योरी से संबंधित कुल 50 क्वेश्चन है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आप किसी कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुल मिलाकर 5 से 6 टॉपिक से संबंधित इसमें क्वेश्चन भी है। सर्किट ब्रेकर, पावर सिस्टम से भी संबंधित क्वेश्चन है, केबल से संबंधित और जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित क्वेश्चन इसमें है। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन आपको कुछ नया सीखने को जरूर देगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में है, हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर थर्ड सेमेस्टर जुलाई 2017 का है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट बिलोंग टू ट्रांजिस्टर फैमिली। ट्रांजिस्टर से संबंधित कौन सी इनमें से नहीं है। देखो, आईजीबीटी का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। मोसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जीटीओ का पूरा नाम होता है गेट टर्न ऑन स्विच या गेट टर्न ऑफ स्विच। और बीजेटी का पूरा नाम होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखिए, ए, बी और डी में तो ट्रांजिस्टर आया है, जबकि जीटीओ में नहीं आया, तो हम इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। जीटीओ इज नॉट बिलोंग टू ट्रांजिस्टर फैमिली। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पावर ट्रांजिस्टर जो है उसमें क्या होता है। दोस्तों, पावर ट्रांजिस्टर हम लोग बीजेटी को ही बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके दो प्रकार होते हैं, पीएनपी या एनपीएन। और इसमें जो है ये पीएनपी और एनपीएन पर अगर ध्यान दें हम लोग तो 2 जंक्शन होते हैं और 3 परत होती है। तो हम लोग इसके बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 3 लेयर 2 जंक्शन। और पीएनपी हो या एनपीएन, फर्स्ट जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में, सेकंड जंक्शन हमेशा रिवर्स में कनेक्टेड होता है जब ये एक्टिव रीजन में काम करे। जब सेचुरेशन और कट ऑफ हो तो फॉरवर्ड और रिवर्स भी होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक पावर ट्रांजिस्टर में कंट्रोल पैरामीटर कौन सा है, यानी कौन सा कंट्रोल पैरामीटर ऐसा है जो कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेस करंट। इनमें हमेशा इनपुट के सापेक्ष हम बेस को ही लेते हैं और बेस करंट जो है वो कंट्रोल पैरामीटर होता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम लोग कि आई बी इज द कंट्रोल पैरामीटर। एससीआर किस प्रकार का स्विच है, पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है और ये यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय डिवाइस है। कैसे याद रखना, इसमें 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। दोस्तों, मैं बहुत बार पहले भी कंफर्म करवा चुका हूँ, जिस डिवाइस में एनोड और कैथोड नाम के टर्मिनल हो वो हमेशा एक दिशीय युक्ति ही होती है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। और एससीआर वैसे भी ध्यान रखना सेमी कंट्रोल्ड है, फुली कंट्रोल नहीं है। एनोड और कैथोड किसी डिवाइस में हो तो वो फुली कंट्रोल होती, लेकिन इसमें एक गेट नाम का सिरा भी है। एनोड कैथोड के साथ यदि हम गेट पर भी एक डिजायरेबल वोल्टेज नहीं देंगे तो एससीआर टर्न ऑन नहीं होगा, इसलिए सेमी कंट्रोल भी है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस, पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट है कि एससीआर किससे बना है, तो वो तो नाम से ही पता लग रहा है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, सिलिकॉन का ही बना होता है, हाई करंट सहन कर सकता है, इसलिए मोस्टली हम सिलिकॉन का बनाते हैं। और स्टेबिलिटी अधिक होती है सिलिकॉन की, इसलिए होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एससीआर का कंट्रोल एलिमेंट कौन है। भाई, कंट्रोल कौन करेगा, तो गेट ही कंट्रोल करता है। देखो, जब तक गेट को हम वोल्टेज नहीं देंगे, जंक्शन 2 पर होता है ये हमेशा, J1 J2 एनोड कैथोड होते हैं, J1 J2 J3 और J2 यानी जंक्शन नंबर 2, 3 जंक्शन होते हैं एससीआर में। तो जंक्शन नंबर 2 जो होता है इससे गेट टर्मिनल निकलता है और हमेशा ये J1 और J3 का अपोजिट होता है, इसलिए इसी को कंट्रोल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई दी सिंबल ऑफ। अब देखो, इसमें क्या गेट जो है ना वो दिखा रखे हैं 2। भाई, ये हो गया अपना एनोड, ये कैथोड हो गया, तो 2 गेट निकाल रखे हैं। दोस्तों, ये विशेष प्रकार का स्विच होता है जिसका नाम है SCS। अगर ये वाला टर्मिनल नहीं होता ना, इस साइड वाला, तब तो ये होता SCR, लेकिन अब तो इसके दोनों हो रहे हैं।
तो ये है SCS और पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। तो हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है दी कैन बी एक्सट्रीमली प्रोग्राम्ड टू टर्न ऑन एट डिजायरेबल एनोड टू गेट, यानी बिल्कुल एक्सट्रीमली प्रोग्राम, यानी एक एग्जैक्ट वैल्यू के साथ गेट और एनोड के बीच में जब बिल्कुल एक निर्धारित वैल्यू आएगी तो वो तुरंत ऑन हो जाएगा। इस तरह की डिवाइस कौन है? देखो यूजेटी में तो गेट नाम का सिरा ही नहीं होता है ना, और SCR और SCS के बारे में ही हमें समझना है। तो इस तरह की डिवाइस का नाम तो फिर SCS ही होता है, यानी एक्सट्रीमली प्रोग्राम्ड जो है। तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, इसका डी ऑप्शन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस EMF इन एन इंडक्शन मोटर, एक इंडक्शन मोटर में प्रेरित EMF की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? देखो वैसे तो इसने ये बताया नहीं कि स्टार्टिंग में या रनिंग में। स्टार्टिंग के समय यानी स्टैंड स्टिल पोजीशन में, तब तो वो होती है सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उस समय जो है वो स्लिप मैक्सिमम होती है या यूनिटी होती है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो ये ध्यान रखना कि वो रनिंग कंडीशन के बारे में बात करता है, और हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, लेसर देन दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला है? S/F, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में रोटर को स्क्यू यानी तिरछा बनाने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है? मोटर बिल्कुल स्मूथ चलती है, मैग्नेटिक हमिंग यानी चुंबकीय गुंजन स्वर जो होता है वो कम हो जाता है, रोटर टीथ में जो एक प्रवृत्ति थी स्टेटर के सापेक्ष जिसको हम लोग कोगिंग बोलते हैं, वो कोगिंग भी समाप्त हो जाती है, और मोटर जो है रनिंग के दौरान एक समान चुंबकीय टॉर्क भी प्रदान करती है। तो डी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम लोग। क्या होगा? चुंबकीय हमिंग समाप्त हो जाएगी, कोगिंग की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, और एक अच्छा टॉर्क मिलेगा रनिंग के दौरान। तो डी ऑप्शन ही करेंगे इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडर के लिए किस प्रकार की रिले है? देखो अलग अलग रिले होती है, इन सब के बारे में अगर मैं बात करूं तो चारों रिले, चार क्वेश्चन एक में ही हो जाएंगे अपने। फीडर्स के लिए जो रिले होती है उनका नाम है ट्रांसले रिले, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगर मैं बात करूं जनरेटर के लिए तो मर्ज प्रेज प्रोटेक्शन जो होती है ये हमेशा जनरेटर में होती है, बकोल्ज रिले ट्रांसफॉर्मर में होती है, तो महो रिले, रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले, ये सब रह गई फिर अपनी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए। अभी अपने उत्तर बी रहेगा, ट्रांसले रिले फीडर के लिए होगी, ट्रांसफॉर्मर के लिए बकोल्ज रिले, जनरेटर के लिए मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन, और ट्रांसमिशन लाइन के लिए महो रिले। चलिए अगले दोनों क्वेश्चन भी अपने इन्हीं पर डिपेंडेड थे। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी रिले है? तो फिर बकोल्ज रिले कर देंगे, और महो रिले किसके लिए काम में आएगी? तो इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन कर देंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए सारे, हमने एक ही बार में कर लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? देखो सर्किट ब्रेकर में एक्सप्लोजन पोर्ट भी होगा, फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट भी होंगे, और प्रचालन मैकेनिज्म भी होगा। स्प्रिंग युक्त स्विच ही तो होते हैं जो कॉन्टैक्ट को मूव करवाएंगे, मेक और ब्रेक होगा, कंजर्वेटर नहीं होता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर सामान्यतः कब प्रचालित होता है? तो तब प्रचालित होता है जब उसमें कोई फॉल्ट करंट आता है, या फिर हम मैनुअली उसको प्रचालित करते हैं। मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, फॉल्ट वाला दे रखा है, यानी जब कभी भी लाइन में दोष उत्पन्न होता है तो सर्किट ब्रेकर प्रचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी लैंप के मामले में हम पावर फैक्टर, देखो भाई यूनिटी पावर फैक्टर तो संभव होता नहीं है, तो फिर मोस्ट ऑफ द लैगिंग ही करेंगे। हालांकि लैगिंग नहीं होता, बहुत उत्तम पावर फैक्टर इसका होता है, ट्यूबलाइट के रेस्पेक्ट में बहुत अच्छा पावर फैक्टर इसका होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि केबल में इंटरसीथ ग्रेडिंग क्यों देते हैं? इंटरसीथ ग्रेडिंग का मतलब होता है पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है वो पूरे पर एक समान हो, ताकि स्ट्रेस जो है वो वितरित हो जाए। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे हम कि जो, क्योंकि केबल में क्या होता है कि सरफेस पर जब मैक्सिमम लगता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण स्ट्रेस उत्पन्न होता है, प्रतिबल लगता है, तो वो प्रतिबल सभी भागों पर एक समान वितरित हो जाए, जैसे कंडक्टर कोर, फिर इंसुलेशन, फिर लेड सीट कवर, फिर आर्मरिंग, तो इन सब में वो एक प्रॉपर डिवाइड हो जाए और सब पर एक समान स्ट्रेस आए, प्रतिबल आए। ए ऑप्शन करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक इस प्रकार की परत जो बिल्कुल बेडिंग के समान होती है और प्रोवाइडेड ऑन आर्मरिंग टू प्रोटेक्ट होल केबल फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंडीशन,
आर्मरिंग के ऊपर की जाने वाली परत, तो उसका नाम तो सर्विंग होता है, सबसे ऊपर होती है। ठीक है, बेडिंग जो है ये आर्मरिंग से पहले होती है, जो लेड शीथ की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि शीशे का जो लेड शीथ कवर है उसमें आर्मर्ड अंदर ना बैठ जाए। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सर्विंग होती है वो, आर्मरिंग के ऊपर की जाने वाली परत पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडल ऑफ आयरन बॉक्स इज मेड अप ऑफ, लोहे का कोई बॉक्स है तो उसका हैंडल किसका, वो या तो बेकेलाइट या एबोनाइट का होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेंगे, या तो ए या बी। ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है, देखो ट्यूबलाइट को हम लोग लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप भी बोलते हैं। क्वेश्चन है कि ट्यूब में क्या भरा जाता है, ध्यान दीजिएगा, फील्ड विद पूछ रहा है। तो फ्लोरेसेंट पेस्ट जो है वो तो आंतरिक परिधि पर किया जाता है, अंदर नहीं भरा जाता। भरने का मतलब है कि उस कांच की जो ट्यूब रोड है उसमें क्या क्या है, तो लो प्रेशर की यानी निम्न दाब की कोई निष्क्रिय गैस होती है और साथ में उसमें मरकरी होती है, तो डी कर देंगे। बी और सी दोनों इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, यानी विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत रासायनिक ऊर्जा और उपरोक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत सोर्सों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो टाइडल, जियोथर्मल और विंड ये एक साइड होते हैं, जबकि न्यूक्लियर, कोयला और प्राकृतिक तेल गैस ये दूसरी तरफ होते हैं। तो देखो ना, ये तीन ऑप्शन एक साथ आए हैं तो न्यूक्लियर ही करेंगे। इस तरह से भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आएगा, परमाणु, कोयला, प्राकृतिक तेल और गैस। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्वेराइज्ड कोल इज, पल्वेराइज्ड को हिंदी में बोलते हैं चूर्णित या पिसा हुआ। थर्मल में जो कोयला यूज किया जाता है उनको बोल मिल में सबसे पहले पिसा जाता है, और आसानी से चूर्णित कोयला वही होता है जो आसानी से पिसा जा सके, टुकड़ों में टूट जाए। जैसे एंथ्रेसाइट कोयला है तो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है, लेकिन वो सबसे कठोर कोयला भी है, चूर्णित नहीं हो सकता, वो उसको पल्वेराइज कर ही नहीं सकते, इसीलिए उसका यूज नहीं किया जाता। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, कोल ब्रोकन इनटू दी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कणों में टूट जाए उसको हम पल्वेराइज्ड कोल के नाम से जानेंगे। प्रेशर ऑफ स्टीम इन कंडेंसर, कंडेंसर में स्टीम का प्रेशर कैसा होता है, देखो कंडेंसर जो है ये कंडेंस करता है, कंडेंस करने का मतलब होता है कि भाप जो होती है उसको फिर से पानी में बदल देता है, हिंदी में इसको सग्नित्र बोलते हैं, मतलब ठंडा करने का काम ये करता है। तो फिर सीधी सी बात है कि स्टीम जो है वो तो भाप होती है, भाप का प्रेशर तो बहुत होता है, लेकिन जैसे ही पानी के रूप में कन्वर्ट होगी तो प्रेशर डाउन आएगा, मच लेस देन प्रेशर, यानी जो उसका प्रेशर था उससे बहुत कम वहाँ पर हो जाएगा। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन है कि इक्विपमेंट यूज्ड फॉर पल्वेराइजिंग द कोल इज नॉन एज, वह उपकरण जो कोयले को चूर्णित करने के लिए यानी पीसने के लिए काम में लेते हैं तो मिल बोलते हैं उनको। और ये दो तरह की होती है, बॉल मिल और ट्यूब मिल। तो बॉल मिल होती है, इसमें लोहे की गोलियां होती है, वो कोयले के ऊपर गिरती है तो कोयला टूट करके पाउडर की तरह पीसा जाता है। उस पीसे हुए कोयले को अपन बॉयलर में ले जाते हैं जहाँ ये जलने में ईजी रहता है, इसकी दहन की क्रिया को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेट भी कंट्रोल हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्न अराउंड एफिशिएंसी ऑफ पंप हाइड्रो स्कीम सेल्डम एक्सिस्ट, लगभग 65% के आसपास होती है। जो हाइड्रो स्कीम यानी जल उत्पादन के अंदर सेल्डम्स पंप लगते हैं, इन सब की दक्षता लगभग 65% के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पावर प्लांट इज़ फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, सबसे उत्तम जो पर्यावरण के लिए रहता है वो जल विद्युत उत्पादन ही है। देखो वैसे तो सौर ऊर्जा तो है ही, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो थर्मल, न्यूक्लियर और जियोथर्मल, इन सब में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जल विद्युत उत्पादन का कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ये पोल्यूशन फ्री भी कहलाता है। सबसे अधिक पोल्यूशन वाला न्यूक्लियर है, सेकंड पर थर्मल आएगा, थर्ड में जियोथर्मल होगा, और हाइड्रो सबसे कम माना जाता है, होता ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल मटेरियल ऑक्यूर्ड नेचुरली,
जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम नाम के 3 ईंधन के रूप में सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाली परमाणु होते हैं। इनमें U-235 जो होता है ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। U-233 हम काम में लेते हैं और U-235 जो है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हम ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज टू, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें मॉडरेटर बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं मंदक, जो स्पीड को कंट्रोल करते हो, यानी गति नियंत्रित करना इनका काम होता है। तो किसकी गति को नियंत्रित करता है? एब्सॉर्ब्स द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है उनको नियंत्रित ये करता है, कंट्रोल करेगा ताकि वो उस रेडिएटर से बाहर ना आ जाए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर के रूप में यानी मंदक के रूप में हम इस उपयोग किसका नहीं करते? वाटर, हेवी वाटर, ग्रेफाइट को काम में लेते हैं, बोरोन को काम में नहीं लेते। ये कूलेंट के रूप में तो काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो ज्वार ऊर्जा बोलते हैं हम इसको, समुद्री ऊर्जा का एक प्रकार होता है ज्वार ऊर्जा, अपन इसको बोलते हैं। टाइडल एनर्जी बोलेंगे। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में कौन सी ट्रांसमिशन लाइन इनमें से काम में नहीं लेते? तो 264 केवी, ये तो इंडिया में भी नहीं है ना अमेरिका में है। 264 केवी की लाइन इंडिया में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है ट्रांसमिशन के लिए, जबकि 66, 132, 400, 220 की है। 220 केवी जो है ये ट्रांसमिशन लाइन में आती है। तो अभी अपन सी ऑप्शन की ओर जाएंगे कि 264 किलो वोल्ट जो है ये कहीं नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है, उत्पादन जिस पर नहीं होता? 6.6 केवी में भी होता है, 11 किलो वोल्ट पर भी होता है और 13.2 किलो वोल्ट पर भी होता है। 9.9 किलो वोल्ट जो है वो नहीं है भाई जनरेटिंग वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूस्टर सामान्यतः क्या होते हैं? बेसिकली बूस्टर जो है वो क्या है? देखो हिंदी में बोलते हैं बूस्टर को वर्धक। वैसे तो बूस्टर के रूप में हम सीरीज जनरेटर को काम में लेते हैं। डीसी अगर है तो उसमें बूस्टर के लिए हम सीरीज जनरेटर को ही प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर भी तो वोल्टेज ड्रॉप को पूरा कर सकता है, इसलिए बूस्टर सामान्यतः जो है वो ट्रांसफॉर्मर है। हालांकि कैपेसिटर और सिंक्रोनस मोटर भी एज ए बूस्टर ही वर्क करेंगे, क्योंकि ये लाइन की रिएक्टिव पावर को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। तो रिएक्टिव पावर के लिए ये एक तरह से बूस्टर हो गए। खैर अभी अपन सी ऑप्शन की ओर जाएंगे कि बूस्टर सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है वो वितरण की प्रणाली नहीं है? तो सिंगल फेज और 4 वायर नहीं है। 3 फेज 4 वायर सबसे ज़्यादा होती है। 3 फेज 3 वायर भी आपको देखने को मिलेगा बैलेंस लोड में। सिंगल फेज 3 वायर में ऐसे है ना कि फेज न्यूट्रल और ग्राउंड वायर अगर साथ में होती है तो, जबकि सिंगल फेज 4 वायर नहीं होगी। अभी हम लोग डी ऑप्शन की ओर ही जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कंडक्टर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर। उच्च वोल्टेज की प्रसारण लाइन में जो चालक होते हैं वो टावर से कुछ दूर लगाए जाते हैं, दूरी उनकी बढ़ा दी जाती है। मेन फंक्शन तो उनका यही होता है कि ग्राउंड से उनकी क्लियरेंस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। यानी चालक टावर के लिए जो लगते हैं तो वो ग्राउंड से कुछ दूरी पर आ जाए और एक प्रॉपर क्लियरेंस हमें उसमें मिल सके। तो बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, टू इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कब बढ़ सकती है? ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी वोल्टेज और पावर फैक्टर पर डिपेंडेंट होती है। यदि वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं तो एक ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में जनरेटिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सामान्यतः कितनी है? 11 किलो वोल्ट पर विद्युत का उत्पादन होता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अभी हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 11 किलो वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर इज दैट फॉर विच द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम, विच लॉ स्टेट्स। कहते हैं कि एक चालक जो है उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन में यदि वार्षिक
लागत न्यूनतम हो तो वह क्षेत्रफल या वह साइज उस चालक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो ये केल्विन नाम का वैज्ञानिक था, उसने कहा था 1881 में। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, केल्विन लॉ ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होगा? देखो, चालक तारें क्रॉस आर्म तो होगी और टेंजर प्लेट भी उन पे लगती है। ट्रांसफॉर्मर नहीं होंगे, लाइन का पार्ट नहीं है ट्रांसफॉर्मर। डेंजर प्लेट लगती है, कितने किलो वोल्ट का है लाइन, उसकी खतरे की प्लेटें जगह जगह हमें देखने को मिल सकती है। तो डी ऑप्शन करेंगे, ट्रांसफॉर्मर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग दीज प्रॉपर्टी आर नॉट सुटेबल फॉर कंडक्टर मटेरियल? चालक धातु के लिए निम्न में से कौन सा गुण उपयुक्त नहीं है? देखो, विद्युत चालकता उच्चतम होनी चाहिए, निम्न लागत भी होनी चाहिए और तनन सामर्थ्य उच्च हो ताकि तारों के रूप में भी उसको बना सकें। स्पेसिक ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं है भाई, उच्च विशिष्ट घनत्व है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। बी ऑप्शन करेंगे, हाई स्पेसिक ग्रेविटी चालक धातु का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर द कंडक्टर यूज फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन स्ट्रैंडेड? हाई वोल्टेज की जो प्रसारण लाइन होती है उसमें चालकों को स्ट्रैंडेड मतलब ट्विस्टेड, यानी मोड़ करके हम क्यों बनाते हैं, छोटे छोटे पतले पतले क्यों बनाते हैं? देखो, स्किन इफेक्ट कम करने के लिए भी होते हैं, पहला रीज़न तो, बट ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा है कि पतले तार है तो फिर हैंडलिंग, यानी उनका जो हमें प्रॉपर हैंडलिंग ईजी मिल जाती है, रख रखाव कह सकते हैं, या मान लीजिए कि उनको मेंटेन करना ईजी रहेगा। एज ऑफ हैंडलिंग करेंगे ऑप्शन के लिए हम, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो कम होती नहीं है, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, और पतले पतले अधिक चालक लगाएंगे तो चीपर नहीं, महंगा ही पड़ेगा। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, एज ऑफ हैंडलिंग, रख रखाव जो है, या संरेखण बोल सकते हैं, संरूपण बोल सकते हैं, वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ग्राउंड वायर के लिए कौन सी धातु काम में लेते हैं? ग्राउंड वायर के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील होती है, जीआई का वायर ही हम सबसे ज़्यादा काम में लेंगे। और अगला अपना क्वेश्चन है कि आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड अबव द बेडिंग? बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग लगाते हैं। अंडरग्राउंड केबल की बात करी जा रही है यहाँ पर। जो आर्मरिंग होती है वो सिंगल लेयर भी हो सकती है और डबल लेयर भी हो सकती है, जैसे पिलकस्टा और पिलकडट्टा दो होती है। ये आर्मरिंग जो है ये कौन सी वायर की होती है? तो ये भी गैल्वेनाइज्ड स्टील की ही होती है। आर्मर्ड हम इसी को बोलते हैं जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो दोनों में गैल्वेनाइज्ड स्टील ऑप्शन ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 फीट की जो ट्यूबलाइट फ्लोरेसेंट लैंप होता है उसकी मानक वाटेज कितनी है? 40 वाट की होती है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ल्यूमन प्रति वाट दक्षता की इकाई है। डी ऑप्शन करेंगे, ल्यूमिनस एफिशिएंसी ल्यूमन प्रति वाट, जबकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रदीप्ति तीव्रता तो ये कैंडला में होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर एक कंट्रोल डिवाइस भी है और सेफ्टी या प्रोटेक्शन डिवाइस भी है, और वैसे ये करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है, यानी धारा के अकॉर्डिंग करंट में जब हाल्ट करंट आती है तो यह ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले इन ए सर्किट? सर्किट ब्रेकर में भी रिले लगती है, काफ़ी सारी रिले होती है। तो इन रिले का काम क्या है? इन रिले का काम यही होता है कि जब डिजायरेबल वैल्यू हमने उन पर सेट की थी उससे अधिक यदि पहुंच जाती है तो उसको ट्रिप करवाना, जैसे ट्रिप कॉइल लगती है एक, तो करंट जैसे ही हाई जाता है तो सर्किट ब्रेकर में वो कॉइल होती है, ब्रेकर को ट्रिप करवा देती है। तो हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे कि टू क्लोज द कॉन्टेक्ट व्हेन एक्चुएटिंग क्वांटिटी रीच ए सर्टेन प्री डिटरमाइन वैल्यू, अपनी निर्धारित वैल्यू तक अगर पहुंच जाती है तो उसके कॉन्टैक्ट को क्लोज कराना। जैसे ही कॉन्टैक्ट एनसी बनेंगे रिले के तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, शॉर्ट ही तो होगा एनसी होते ही। अगला क्वेश्चन है कि लो वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उन पर रेटिंग कितनी होती है? 1000 वोल्ट से कम होती है। कुछ 600 वोल्ट के सर्किट ब्रेकर भी है, 440 के भी है, 220 के भी है। तो अभी अपन से ये पूछा जा रहा है लेस देन, जो लो वोल्टेज वाले सर्किट ब्रेकर होते हैं इनमें इससे कम रेटिंग होती है, तो 1000 वोल्ट से कम रेटिंग उन पर देखने को मिलेगी। सी ऑप्शन करेंगे। और SF6 गैस पूरा नाम पूछा है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इस गैस का पूरा नाम होता है
डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन इस पेपर के। यदि क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।